नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम टिप्स पर। हम पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आई जो स्पेशल टीचर की वैकेंसी है, जिसका टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दिव्यांगताओं का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज़। इससे पहले हमने इसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है। अब ये हमारा है पार्ट 2, जिसमें हम अगले 50 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। हमारा पहला प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण है? 3%, 4%, 5% या 7%? तो जिन लोगों को इसके आंसर पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताते रहेंगे, तथा जो लोग वीडियो को लाइक नहीं करते भाई, वो लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि आप लोगों का पूरा सिलेबस सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से तैयार करवाया जा रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4%। हमारा अगला प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? 3%, 4%, 5% या फिर 6%? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 5%, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में विशेष शिक्षा और पुनर्वास पेशेवरों के प्रशिक्षण को नियंत्रित करता है? RPWD एक्ट 2016 या फिर RCI एक्ट 1992, भारतीय पुनर्वास परिषद जिसे कहते हैं। अगला, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, RTE एक्ट 2009। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसको पता है वो लोग कमेंट जरूर करें, ताकि आपको इसको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा RCI एक्ट 1992, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 मुख्य रूप से किन दिव्यांगताओं पर है, यानी किन दिव्यांगताओं के लिए है? अंधता और बधिरता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता, या फिर केवल कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, या फिर वाक और भाषा दिव्यांगता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में जिन मुख्य दिव्यांगताओं को बताया गया है वो है ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मानसिक मंदता और बहुदिव्यांगता। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार की गारंटी देता है, जो दिव्यांगों पर भी लागू होता है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 41? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य कितने वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी? तो 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या 6 से 18 वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। लेकिन दिव्यांग बच्चों को जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के ऊपर हैं, उनको राज्य सरकार कितनी आयु तक निःशुल्क और मुफ्त शिक्षा देगी? ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब हमने पहली क्लास RPWD एक्ट की पढ़ाई थी उसमें हमने बताया था। अगला प्रश्न है, RPWD अधिनियम 2016 के तहत 6 से 18 वर्ष, देखिए क्वेश्चन ही मिल गया, आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, कि RPWD अधिनियम 2016 के तहत 6 से 18 वर्ष
की आयु के बेंचमार्क दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है। तो क्या है, अभी हमने इसका आंसर पूछा था आप लोगों से, तो मुफ्त शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूपी के जो विशेष शिक्षक का जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन को रखा गया है, ताकि क्योंकि इसकी कोई भी मार्केट में बुक भी नहीं आई है, ना अन्य किसी चैनल पे कराया जा रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि आप लोगों को सिलेबस वाइज टॉपिक टू टॉपिक प्रश्न करवा दिए जाए, ताकि आपका ये पेपर बहुत बेहतरीन हो। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो इस वीडियो में आप लोगों के 100+ लाइक होने चाहिए भाई, तभी अगली वीडियो आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकें। तो अगला हमारा प्रश्न है, दिव्यांगता की रोकथाम के द्वितीय स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बीमारी को होने से रोकना, या फिर बीमारी का शीघ्र पता लगाना और उसका उपचार करके उसे अंगहानि में बदलने से रोकना, पुनर्वास प्रदान करना, या फिर रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो हमारा प्रश्न क्या था, दिव्यांगता के रोकथाम के द्वितीय स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीमारी का शीघ्र पता लगाना। अगला प्रश्न है, पोलियो की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? एंटीबायोटिक्स, पल्स पोलियो टीकाकरण, सर्जरी, व्यायाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो पोलियो की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय है वो है टीकाकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को फोलिक एसिड क्यों दिया जाता है? वजन बढ़ाने के लिए, शिशु में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए, रक्तचाप कम करने के लिए, मधुमेह को रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की स्क्रीनिंग यानी न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का क्या महत्व है? जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, जन्मजात विकारों का शीघ्र पता लगाने के लिए ताकि समय पर हस्तक्षेप किया जा सके, बच्चे का नाम रखने के लिए, माता पिता की आय जानने के लिए। तो जो नवजात बच्चों में जो स्क्रीनिंग होती है उसका क्या महत्व होता है? तो उसका महत्व होता है कि जन्मजात विकारों का शीघ्र पता लगाया जाए ताकि उसका समय पर हस्तक्षेप किया जा सके। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से जन्म लेने वाले शिशु में मुख्य रूप से कौन सी समस्या हो सकती है? अंधता की, बौद्धिक दिव्यांगता की, बधिरता की, या शारीरिक अक्षमता की। तो आयोडीन की कमी से यानी आयोडीन की कमी से जन्म लेने वाले शिशु में जो मुख्य समस्या हो सकती है वो हो सकती है बौद्धिक दिव्यांगता की। अगला भाई प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दिव्यांगता के वर्गीकरण के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो ICD-10, ICF इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, या फिर DSM-5, या फिर IDEA। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, ICF। तो हमने यहाँ पर इसका फुल फॉर्म भी लिख दिया है क्योंकि एग्ज़ाम में आपके स्पेशल एजुकेशन में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। अगर आप लोगों को स्पेशल एजुकेशन से जितने भी फुल फॉर्म बनने हैं, अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन हमने इसमें क्या किया है, सीधे ही इसका फुल फॉर्म नोट कर दिया ताकि आप लोग उससे पढ़कर समझ सकें। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा अगला प्रश्न है, ICF मॉडल मुख्य रूप से किस पर जोर देता है? केवल बीमारी पर, स्वास्थ्य, कामकाज और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर, केवल मनोवैज्ञानिक कारकों पर या आनुवंशिकी पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य, कामकाज और पर्यावरणीय कारकों की परस्पर क्रिया पर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD को भारत में कब अनुमोदित किया? तो 2006, 2007, 2008 या फिर 2016? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2007। क्या हो जाएगा भाई, 2007, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCRPD। जिसको इसका फुल फॉर्म नहीं पता है वो इसका फुल फॉर्म जरूर पढ़ ले, क्योंकि ये फुल फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। को भारत में कब अनुमोदित किया गया है? तो 2007, यानी ऑप्शन नंबर बी। हस्ताक्षर कब हुए थे? 2007 में, और अनुमोदन भी 2007 में हुआ था। तो अगर हस्ताक्षर पूछा जाएगा तब भी आप 2007 टिक करेंगे, और अगर अनुमोदन पूछा जाएगा तब भी आप 2007 ही को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न, क्या है भाई? कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति जिसे संवेदना का नुकसान हो गया हो, RPWD में किस श्रेणी में आएगा भाई? तो दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति यानी गति विषयक दिव्यांगता के तहत, या फिर बौद्धिक दिव्यांगता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौनापन, ड्वार्फिज्म को RPWD अधिनियम 2016 के तहत किसमें शामिल किया गया है? बौद्धिक दिव्यांगता, रक्त विकार, गति विषयक दिव्यांगता यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, या फिर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस? तो इसका राइट आंसर सभी लोग भाई बताएंगे क्या हो सकता है। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल की जो है लिंक दे दी गई है। आप लोग चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पर आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। और टेलीग्राम की भी लिंक दी गई है, उसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड कराई जा सके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, गति विषयक दिव्यांगता। अगला प्रश्न है, एसिड अटैक पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम्स को RPWD अधिनियम के तहत किस श्रेणी में रखा गया है? मानसिक रूढ़ता, बहुदिव्यांगता, गति विषयक दिव्यांगता लोकोमोटर, या फिर विशिष्ट अधिगम अक्षमता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति विषयक दिव्यांगता यानी लोकोमोटर। अगला प्रश्न है, ट्रकोमा और ग्लूकोमा शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? कान को, आँख को, मस्तिष्क को, या फिर हड्डियों को? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आँख को, यानी दृष्टि हानि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से आँखों की कौन सी बीमारी हो सकती है जो अंधता का कारण बनती है? तो जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी, सी, यानी जो इम्पोर्टेंट विटामिन हैं उनसे होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पर ले लिया गया है। तो प्रश्न है हमारा, विटामिन ए की भारी कमी से आँखों की कौन सी बीमारी हो सकती है जो अंधता का कारण बनती है? मोतियाबिंद, या फिर जीरोफ्थाल्मिया, या फिर भेंगापन, या फिर मायोपिया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीरोफ्थाल्मिया। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रूबेला संक्रमण यदि गर्भावस्था के दौरान माता को हो तो शिशु को मुख्य रूप से क्या खतरा हो सकता है? जन्मजात बधिरता और दृष्टिदोष, केवल त्वचा रोग, बालों का झड़ना, या फिर अस्थमा?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बधिरता और दृष्टि दोष। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य कर्ण यानी मिडिल ईयर में संक्रमण को क्या कहते हैं जो श्रवण हानि का कारण बन सकता है? ओटिटिस मीडिया, टिटिनस, टिनिटस, मेनियर रोग या फिर ऑटोस्क्लेरोसिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या? ओटिटिस मीडिया। अगला प्रश्न है, कॉक्लियर इम्प्लांट किस प्रकार की दिव्यांगता में एक शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप है? दृष्टिबाधित, गंभीर से अति गंभीर श्रवण हानि यानी प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, बोलने की समस्या या फिर बौद्धिक मंदता। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, यानी गंभीर से अति गंभीर श्रवण हानि में कॉक्लियर इम्प्लांट को किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए कुल संचार यानी टोटल कम्युनिकेशन विधि में क्या शामिल होता है? केवल बोलना, केवल इशारे, भाषण, सांकेतिक भाषा, हाव भाव और फिंगर स्पेलिंग का समायोजन या फिर केवल पढ़ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टोटल कम्युनिकेशन विधि होती है उसमें क्या क्या शामिल होता है? तो उसमें भाषण भी शामिल होता है, साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा भी शामिल होती है, हाव भाव यानी आपका फेस एक्सप्रेशन या फिर आपकी एक्टिविटी कैसी हो रही वो भी शामिल होता है, और फिंगर स्पेलिंग का भी समायोजन होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वर तंत्र वोकल कॉर्ड्स की समस्या के कारण आवाज़ की गुणवत्ता, पिच या तीव्रता में विकार को क्या कहते हैं? वाक प्रवाह विकार, ध्वनि विकार यानी वॉइस डिसऑर्डर, उच्चारण विकार या एफिशिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि विकार। अगला प्रश्न है, कटे हुए ओठ और तालु किस प्रकार के विकार का कारण बन सकते हैं? दृष्टि विकार का, श्रवण विकार का, वाक और उच्चारण विकार का या फिर गति विषय विचार का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाक और उच्चारण विकार का। हमारा अगला प्रश्न है, बधिर नेत्रहीन व्यक्तियों के संचार के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? दूर से बोलना, टेक्टाइल साइन लैंग्वेज यानी स्पर्श द्वारा सांकेतिक भाषा, ब्लैक बोर्ड पर लिखना, केवल इशारे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेक्टाइल साइन लैंग्वेज। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धिक दिव्यांगता के वर्गीकरण में हल्की यानी माइल्ड बौद्धिक दिव्यांगता का IQ स्तर आमतौर पर कितना होता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, 50 से 69, 35 से 49, 20 से 34 या 20 से कम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 से 69 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा का मुख्य जोर किस पर होना चाहिए? उच्च गणित, दैनिक जीवन के कौशल और कार्यात्मक शिक्षा, विदेशी भाषाएं, जटिल विज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैनिक जीवन के कौशल, ADL। हमारा अगला प्रश्न है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD वाले बच्चों की बौद्धिक IQ कैसी होती है? औसत से बहुत कम, औसत या औसत से अधिक, शून्य या फिर अगला ऑप्शन है केवल जीनियस स्तर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औसत या औसत से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है भाई, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं अपने सिलेबस की, जैसे RPWD एक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की पहली क्लास नहीं देखी वो लोग ज़रूर देखें। बाकी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी ताकि आप लोग आसानी से अपनी जो छूटी हुई क्लासें हैं उनको कर सकें। और ये चैनल अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जो लोग स्पेशल एजुकेशन
में डिप्लोमा या डिग्री किए हुए हैं और स्पेशल एजुकेशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भाई, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्रों के लिए कक्षा में क्या आवास दिया जा सकता है? उन्हें स्कूल से निकाल देना, परीक्षा में अतिरिक्त समय देना, उन्हें केवल खेल खिलाना, सजा देना। तो हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं खासकर स्पेशल एजुकेशन की, उसमें हमने हर वीडियो में बताया है कि कभी भी निगेटिव आंसर आपका सही नहीं हो सकता। जैसे केवल है, बच्चे को सजा देना, उसे भगा देना, उसे दंड देना, कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, उसको सपोर्ट करना है, उसकी सहायता करनी है, उसके तरीके से पढ़ाना जैसे वो बच्चा सीखना चाह रहा है। तो हमेशा हमारा पॉजिटिव आंसर ही सही होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए आप, इसमें तो गलती ही नहीं होना चाहिए कि क्या उन्हें स्कूल से निकाल देना चाहिए, निगेटिव आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा चलो छोड़ो, जैसे उन्हें केवल खेल खिलाना चाहिए, केवल शब्द निगेटिव आता है, हो ही नहीं सकता। सजा देना हो ही नहीं सकता। अब हमारे पास बचा है क्या ऑप्शन, बचा है परीक्षा में अतिरिक्त समय देना। क्यों नहीं भाई, अगर बच्चा अधिगम अक्षमता से ग्रसित है तो उसे परीक्षा में अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आंसर है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए, तो इस प्रकार आप बहुत सारे प्रश्नों को कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, ऑटिज्म के कारणों के बारे में वर्तमान वैज्ञानिक सहमति क्या है? यह खराब पालन पोषण के कारण होता है, या आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों का एक संयोजन है, या बहुत अधिक टीवी देखने से होता है, या वैक्सीन के कारण होता है? तो ये क्यों होता है? ये होता है आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के समायोजन के कारण, यानी संयोजन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीच कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो दिव्यांग बच्चों और दिव्यांग लोगों के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। तो उसकी भी हमने एक सेपरेट वीडियो डाली है चैनल पे, आप लोग वो जाकर देख सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितना कंटेंट है वो आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ताकि अगर योजनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आए, जो कि 1 या 2 प्रश्न आएंगे, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर बताइए कि टीच कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए यानी संरक्षित शिक्षण, या फिर श्रवण बाधित बच्चों के लिए, या फिर शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक रुग्णता और बौद्धिक दिव्यांगता में मुख्य अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। मानसिक रुग्णता सोच मनोदशा का विकार यानी इलाज संभव, जबकि बौद्धिक दिव्यांगता संज्ञानात्मक विकास में कमी आजीवन, या मानसिक रुग्णता जन्म से होती है, या बौद्धिक दिव्यांगता केवल वयस्कों में होती है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाईपोलर डिसऑर्डर की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये है केवल उदासी, या फिर अत्यधिक खुशी और अत्यधिक अवसाद के बीच मनोदशा का बदलना, चीज़ों को भूलना, या फिर डर लगना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मनोदशा का बदलना। मीन्स अत्यधिक खुशी और अत्यधिक अवसाद के बीच का जो मनोदशा बदलना होता है वही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पार्किंसंस रोग शरीर के किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो ये किसको प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, पाचन तंत्र को, या फिर त्वचा को? तो ये जो प्रभावित करता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो आप देख रहे होंगे आप लोगों को आज कितने नए प्रश्न मिले हैं, शायद हो सकता है आप लोगों ने उसको पहली बार पढ़ा है। इसीलिए कहते हैं आप लोग जब सिलेबस से पढ़ेंगे तभी कुछ हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस पर हमला करती है?
लाल रक्त कणिकाओं पर, तंत्रिका तंतु सुरक्षात्मक आवरण पर, हड्डियों पर या फिर फेफड़ों पर। तो इसका आंसर भाई बताएं आप लोग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस पे? तंत्रिका तंतुओं के सुरक्षात्मक आवरण पर। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति को जीवित रहने के लिए नियमित रूप से किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इंसुलिन की, रक्त अवधान की, कीमोथेरेपी की या फिर डायलिसिस की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त अवधान की। हमारा अगला प्रश्न है, सिकल सेल्स रोग मुख्य रूप से किस आबादी में आनुवंशिक रूप से अधिक पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ विशिष्ट जनजातियों और स्थानीय क्षेत्रों में। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगमता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा अधिनियम है? स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुगम्य भारत अभियान। हमने अभी बताया था आप लोगों से कि योजनाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। देखिए अभी हमने वहाँ पर एक टीच वाला पढ़ाया था, यहाँ पर दूसरा क्या गया? सुगम्य भारत अभियान। अगला है, समावेशी शिक्षा में IEP का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म के बारे में हमने बताया था कि आपसे पूछा जरूर जाएगा। तो ये तो सभी को पता होगा, इसलिए इसका आंसर आप ही लोग देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और UDID कार्ड जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? स्कूल का प्रिंसिपल, चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड, पुलिस अधिकारी या पंचायत सरपंच? तो UDID कार्ड कौन बनाता है? तो वो बनाता है चिकित्सा अधिकारी या फिर उसके द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड। अगला हमारा प्रश्न है, UDID का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है यूनिक डिसेबिलिटी ID, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर की भूमिका समावेशी कक्षा में क्या होती है? तो होती सामान्य शिक्षक के साथ मिलकर दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार शिक्षण में सहयोग करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, बाधा मुक्त वातावरण बैरियर फ्री एनवायरनमेंट का अर्थ क्या है? तो भौतिक और सामाजिक संरचनाएं जो सभी के लिए सुलभ हों, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए सिनेमा घर पर टीवी पर कौन सी सुविधा सबसे अधिक सहायक होगी? ऑडियो डिस्क्रिप्शन, क्लोज्ड कैप्शनिंग, तेज आवाज़ या फिर 3D चश्मे? तो क्या हो जाएगा? सब टाइटल्स, यानी क्लोज्ड कैप्शनिंग। अगला, दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या स्मार्टफोन का उपयोग करने में मदद करता है? तो क्या मदद करता है भाई? स्क्रीन रीडर जैसे JAWS एंड टॉक बैक, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, स्पाइना बिफिडा जन्म के समय होने वाला कौन सा दोष है? तो ये है न्यूरल ट्यूब दोष, यानी रीढ़ की हड्डी का ठीक से ना जुड़ा होना। अगला है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के निदान के लिए आमतौर पर किस आयु के आसपास लक्षण नज़र आने लगते हैं? जन्म के तुरंत बाद, 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच, 10 वर्ष की आयु में या 18 वर्ष की आयु के बाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच। अगला है, दिव्यांगता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो जागरूकता अभियान और अवसर प्रदान करना, यानी समान अवसर प्रदान करना। तो ये रहे आज आपके 50 इम्पॉर्टेंट MCQs किस टॉपिक के? इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तथा सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें भाई, ताकि हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो आप लोगों को देते रहें, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाए। क्योंकि ये पेड के माध्यम से किया गया है, तो इसमें लगभग में 1500 कुछ बच्चों को ही बुलाया जाना है। तो इस वैकेंसी में आप लोगों के मैक्सिमम चांस हैं, इसीलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों का सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दिया जाए।
लेकिन आप लोग भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हम आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट ला सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।